फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज का वीडियो पूरा देखना है क्योंकि एंड में उसमें एक सवाल है जिसका जवाब तुमको कमेंट सेक्शन में देना होगा। सीधे मत जाओ, पहले वीडियो सुन तो लो, सीधा एंड पे मत जाओ भाई, रुको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जब जवाब दोगे तो जो शुरुआत के 5 घंटे में मुझे सही जवाब मिलेंगे उन सब बच्चों का नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाला हूं विद लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। अब चालू करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मत भागो, पहले सुनो, क्योंकि बीच में ही तो सारा ड्रामा है, रोमांस और क्लाइमैक्स है। तुम सीधा हैप्पी एंडिंग पे क्यों जा रहे हो दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आज के वीडियो में एक जर्नी की बात करने वाला हूं, कुछ मिलियन किलोमीटर्स की जर्नी है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहां पे एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड है जिसके बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो जो एस्ट्रॉइड है वो पत्थर नहीं, मेटल रिच है। यानी अगर मुझे ये जानना है कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसके अंदर जो मेटल है कोर के अंदर वो किस तरीके से है, कैसे प्लेनेट बनता है, कोर जो है उसमें मेटल जो होता है उसकी क्या सिचुएशन होती है, उसके पीछे की फिजिक्स और साइंस को एक्सप्लोर करना है, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया चांस है कि क्यों ना मैं उस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड पे जाऊं और वहां पे जाके उसकी स्टडी करूं और पता करूं कि क्या होता है जब मेटल रिच होता है कोई एस्ट्रॉइड, तो क्या होता है। दोस्तों अगर मैं यही कोशिश अर्थ पे करना चाहूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे हजारों में भी लाखों गुना ज्यादा प्रेशर होगा उस पॉइंट पे जहां पे मैं अर्थ की कोर में पहुंच के मेटल को टच कर पाऊंगा। लेकिन मैं पहुंच भी पाऊंगा? दोस्तों सही बात तो यह है कि अभी तक इतना गहरा गड्ढा कर पाने की कि हम सरफेस ऑफ द अर्थ से उस गहराई तक जा सकें नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी कोई मशीन ही हमारे पास नहीं है। तो या तो हम एक मशीन बनाएं और वेट करें उस समय का कि हम वहां तक पहुंच सकें, या फिर उस एस्ट्रॉइड की साइड निकल चलते हैं। तो हुआ ये दोस्तों कि नासा ने सोचा कि ये मशीन बना के अर्थ में गड्ढा करके वो खूब हजारों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर को झेल के उस पॉइंट तक जाने से बढ़िया है क्यों न उस एस्ट्रॉइड पे जाया जाए और वहां पे जाके रिसर्च कर ले। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि वो इतना दूर है एस्ट्रॉइड कि अगर मैं उसके लिए नॉर्मल जो प्रोपल्शन है, जो केमिकल प्रोपल्शन होता है, जो फ्यूल मैं यूज करता हूं, उस फ्यूल को यूज करके अगर उस एस्ट्रॉइड तक जाने की बातें करता हूं तो फ्यूल ही करोड़ों रुपए का खर्चा दे जाएगा। यानी जो पूरा मिशन है वो हो सकता है कुछ करोड़ों का हो और खाली उसके अंदर जो फ्यूल बर्न हो वो उससे भी ज्यादा करोड़ों रुपए का खर्चा दे जाए। तो होगा क्या, पहुंचेंगे कैसे? तो यहां पे दोस्तों कुछ बातें जो मैं तुमको बताऊंगा जो तुमने पढ़ी है, तुमने 9th 10th 11th और 12th की फिजिक्स में पढ़ी है, तुमने उन बातों को, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है क्योंकि तुमको पता है यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये केवीपीवाई में आता है, ये जेई एडवांस में आता है, जेई मेन में शॉर्ट आता है, नीट में तो इसके 2 सवाल आते हैं, अरे भाई 10th बोर्ड में भी आता है, एनटीएससी में पूछ लेते हैं, ये एनएसईसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आईओक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ओलंपियाड्स में इंपॉर्टेंट है, इन सब के लिए तो पढ़ा है दोस्तों। लेकिन आज मैं तुमको बताऊंगा कि वो एक स्पेस मिशन में रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ भाई, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, ये तुम बोलोगे अरे सर ये तो पता है, हर दिन ही देखते हैं, नहीं तो चलते कैसे, धक्का लगता है, खड़े रहते हैं, खूब सारी चीजें। बात एकदम सही है दोस्तों, लेकिन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स में एग्जांपल मांगू तो तुम बोलोगे हाँ सर रॉकेट का जो लॉन्च होता है, बिल्कुल सही बात है, रॉकेट उड़ नहीं सकता अगर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता तो। लेकिन थोड़ा सा अंदर जाते हैं, जब रॉकेट टेक ऑफ कर रहा होता है वहां पे हो क्या रहा है? वहां पे हो ये रहा है कि हमें केमिस्ट्री की साइड जाना पड़ेगा। ये है कहानी में ट्विस्ट। यहां पे लव ट्राइंगल है दोस्तों, यहां पे तुम हो, मैं हूं, फिजिक्स है, लेकिन केमिस्ट्री का एक ट्विस्ट है। केमिस्ट्री का जो ये लव ट्राइंगल है, केमिस्ट्री का लव ट्राइंगल कहता है कि भाई जब बॉन्ड बनते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, दोस्त बनते हैं, कुछ पुराने दोस्त छूटते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। उसको मैं एंथैल्पी कह देता हूं या फिर एनर्जी कह देता हूं। वो जो एनर्जी रिलीज होती है, तो जो ये सब हो रहा है प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन में हो रहा है। यानी ये मैं केमिस्ट्री में पढ़ता हूं और उसके साथ मैं कैलकुलेशन करता हूं कि अच्छा भाई कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खूब सारी एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम यूज करते हैं जब हम लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करना चाहते हैं, टेक ऑफ करना चाहते हैं और प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन करते हैं। लेकिन जब मैं केमिकल प्रोपल्शन की बात करता हूं तो मुझे जो फ्यूल चाहिए वो खुद काफी वजन कैरी करता है, पहली बात, और दूसरा वो महंगा पड़ेगा अगर मुझे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की जर्नी को तय करना है।
तो हुआ ये दोस्तों, केमिस्ट्री से वापस फिजिक्स पे आ गए और फिजिक्स पे आके कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करी। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है जो अपन ने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 12th का जो मेरा दोस्त है अभी जो सुन रहे हैं बच्चे, वो इस चीज को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में घुमाता हूं तो फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और राइट हैंड से अपन अंगुलियां घुमा घुमा के थंब के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते जाते हैं। इसके ऊपर जब मैं खुद क्लासेस लेता हूं दोस्तों, तो इसके ऊपर जेईई एडवांस लेवल तक के सवाल पहले या दूसरे लेक्चर में कर दिए जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको करना बहुत आसान है। लेकिन उसका जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछी जाती है तो बस एक एप्लीकेशन मिलती है, वो होती है साइक्लोट्रॉन की, कि भाई साइक्लोट्रॉन है जहां पे चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी पे घुमाना अगर हो तो हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, और सेलेक्टिविटी के लिए हम उसके अंदर जो मेटल डीज है उसको यूज करते हैं। अब तुमको लग रहा होगा यार सर आप तो पूरी फिजिक्स पढ़ाने लग गए, यहां पे वो ट्विस्ट कहां है? दोस्तों बात यह है कि जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करता हूं, जब मैं 2020 2019 के एडवांस के पेपर को देखता हूं, 2015 2016 के एडवांस के पेपर को देखता हूं, तो मुझे एक जो बहुत ही ज्यादा रिपीटिंग चीज दिखती है पेपर में, वो ये है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, जहां पे चार्ज पार्टिकल को या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करके, पोटेंशियल के थ्रू पास करके, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के थ्रू पास करके उसकी वेलोसिटी या एनर्जी चेंज करी जा रही है और उससे कोई काम करवाया जा रहा है, या फिर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि भाई बताओ फोर्स कैसा लगेगा, रेडियस क्या होगा, क्या ट्रेजेक्टरी होगी, पार्टिकल कैसे घूमेगा। लेकिन क्या ये इतना ही लिमिटेड है? नहीं दोस्तों, नासा का एक मिशन प्लान है, काफी बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही फिजिक्स यूज हो रही है जहां पे थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है, थोड़ी सी फिजिक्स भी है और खूब सारी फैसिनेटिंग साइंस है। दोस्तों अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर में ज़ेनॉन है और उस ज़ेनॉन के थ्रू मैं खूब सारे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पास करता हूं। जैसे कि अपन इसको देखें तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेता हूं और मैं जब उसको किसी मेटल टारगेट पे मारता हूं तो मुझे एक्सरेज मिलती है, और अपन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और एडवांस जेईई मेन या फिर नीट की बात करूं तो वो कॉन्सेप्ट काफी बार पूछा जा चुका है। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास मान लो ज़ेनॉन गैस है, ज़ेनॉन जो गैस फॉर्म में है उसके थ्रू जब मैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा हूं तो वहां पे हो सकता है कि कुछ कोलिजन ऐसे हों जो ज़ेनॉन को आयोनाइज कर दें। अगर मैं ज़ेनॉन को आयोनाइज कर दूं और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो ज़ेनॉन के जो आयंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लग जाएंगे, यानी उनकी वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगी। अब अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उन चार्ज पार्टिकल को जब धक्का मारेंगे तो उसके चलते जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब ये सब कुछ होगा और मैं यहां लगा दूं न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी जब ये सारे पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड बढ़ा दी गई है, जब ये सारे चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलेंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला काम करेगा और मुझे थ्रस्ट मिलेगी? दोस्तों ये जो सारी टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं ये होते हैं आयन थ्रस्टर्स। नाम बहुत बार सुना है, बड़ी ही फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके अंदर जो फिजिक्स है वो हम हमारे 9th 10th 11th 12th के लेवल पे पढ़ते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन तो मैं 9th 10th में पढ़ लेता हूं। हाँ, मैग्नेटिज्म की जब मैं बात करूं या मैं बात करूं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लास 12th में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये इतना रॉक सॉलिड है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके नासा एक मिशन प्लान कर रहा है जहां पे आयन थ्रस्टर्स को यूज किया जाएगा फॉर द प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। यानी एक बार स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च व्हीकल जो कि है उसको एक ऑर्बिट में डाल देगा, वहां से अपनी डेस्टिनेशन तक मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की जर्नी को ट्रेवल करे वो स्पेसक्राफ्ट जाएगा सिर्फ और सिर्फ आयन थ्रस्टर्स के भरोसे। ये आयन थ्रस्टर्स जो होते हैं दोस्तों, इसके बारे में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज है वो ये है कि इनका जो थ्रस्ट मिलता है, जो इनसे इंपल्स मिलता है, वो बहुत ही कमजोर सा होता है। वो कुछ इतना कमजोर होता है जैसे कि मेरे हाथ में ये सिक्का, ये कोई थ्रस्ट है, ये कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं ना। तुम बोलोगे तो फिर अगर ऐसी चीज है तो स्पेसक्राफ्ट जाएगा कैसे?
तो दोस्तों बात यह है कि फिजिक्स जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग एक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बहुत दूर हूं अर्थ से और ग्रेविटी मुझ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं लगा रही है और कोई एयर ड्रैग भी नहीं है, तो ये जो हल्का सा थ्रस्ट मुझे मिल रहा है, इस थ्रस्ट को यूज करके भी मैं 3,20,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड को अटेन कर सकता हूं। ये जो आयन थ्रस्टर्स हैं दोस्तों, ये इतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कि ये बिना रुके सालों साल एक बार चालू कर दो तो बस चलते चले जाएंगे। सबसे मस्त बात यह है कि इनका जो फ्यूल है वो जेनोन है, ना कि एक फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजर की जरूरत है। तो जगह भी कम लेते हैं, मास भी कम लेते हैं, लेकिन इनकी एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है बिजली। दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। तो अगर एक किसी स्पेसक्राफ्ट में मुझे आयन थ्रस्टर्स को लगाना है तो आई हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट वो जो स्पेसक्राफ्ट है उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ करंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, यानी सोलर पैनल्स की जरूरत है, सुपर पावरफुल बैटरीज की जरूरत है। सो दोस्तों, अब ये जो सारी चीज मैंने बताई, इसको अगर मैं नटशेल में डालना चाहूं तो एक ऐसा मिशन है नासा का, नाम मैं नहीं बता रहा हूं दोस्तों, नाम ही तो तुम्हें बताना है। एक ऐसा मिशन है नासा का जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगे तो वो एक्सेलरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर फोर्स लगा के उसको रोटेट करता है, घुमाता है, उसके कारण मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। और इन दोनों चीजों को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करके आयन थ्रस्टर्स जो हैं उनको यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए। अब चीज ये आती है दोस्तों कि तुमको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा मिशन है नासा का जिसके बारे में सारी बातें कर रहा हूं, जो एक एस्टेरॉइड पे जाने वाला है। You have to tell me the name of that mission and the name of the asteroid जहां पे जाने की बातें हो रही है। मैं कमेंट सेक्शन में जरूर से चेक करूंगा तुम्हारे जवाब, और जो भी सही जवाब देने वाला बच्चा होगा उन सब के नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ अबाउट द फिजिक्स एंड द साइंस। तब तक के लिए